चलो आगे से अब लेक्चर शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन लेंगे पहले। देखो अपना लेसन चल रहा है, इसका नाम बताएंगे क्या कोई? नेम ऑफ द लेसन। यस, बोलो लेसन का नाम, नंबर, अता पता। लेसन नंबर 10, यस, वेरी गुड अरबिया। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यस यस, वेरी गुड। चलो अच्छा है, आपका ध्यान है सबका। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक मोटर का फाइंड किए थे टॉर्क। ये करंट कैरिंग कॉइल है, उस पर कितना टॉर्क एक्ट होता है उसका फॉर्मूला था। देखो मैं हाईलाइट कर रहा, वो देखो, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल। एक कॉइल है, फिर से एक बार देखो, एक ऐसा कॉइल है, मैं करंट कैरिंग कॉइल। ये कॉइल को रखा हुआ है दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। तो क्या देखे थे लास्ट टाइम, अगर ऐसा है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा, तो फोर्स एक्ट ऑन दैट कॉइल। ये पूरे कॉइल पर फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स। एक उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा। अब ये ट्विस्ट होगा या रोटेट होगा, उसका रहता है टॉर्क। तो वो उसका फॉर्मूला है 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। वो हिसाब से जब ये फाइंड किए थे, फाइनल आंसर आया था NIAB sin थीटा। थीटा इज दिस एंगल। यहाँ पर देखो फील्ड ऐसा है, फील्ड ऐसा है सीधा सीधा, तो ये एंगल जो रहेगा ये रहेगा 90 डिग्री, राइट। फील्ड सीधा है तो ये रहेगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 NIAB। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ we have to proceed further for the next point in today's lecture, that is moving coil galvanometer। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे पहले भी आपने देखे थे शॉर्ट में। क्या देखे थे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसा बनाते, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को होल्ड मीटर कैसा बनाते, वो देखे थे। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अंदर क्या रहता, देखो ध्यान से। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डायग्राम, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखो, फिर से मैंने आपको जो पहले बताया था, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, उसके बीच में एक कॉइल है। माइक्रोफोन बंद करो, कौन है वो? माइक बंद करो। लेट कमर सर गैलेक्सी M20। गैलेक्सी M20 को रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट बार बोला मैं, माइक बंद करो, ठीक है। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में एक वायर का कॉइल रखा हुआ है, राइट। अब ये वायर का कॉइल ऐसा सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये कॉइल ऐसा सस्पेंड किया हुआ है, मतलब कोई चीज से लटका दिया हुआ है, और नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई। अब क्या होगा, ये कॉइल में से करंट फ्लो होगा, करंट ऐसा पास होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो नॉर्थ से साउथ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहता, करंट फ्लो होने की वजह से ये कॉइल पर फोर्स एक्ट होगा, ये साइड में फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, ये साइड में फोर्स एक्ट होगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये कॉइल
ट्विस्ट हो जाएंगी, ये कॉइल घूमेंगी कितने टॉर्क से, तो इज इक्वल टू NIAB इंटू साइन थीटा। तो जब ये कॉइल घूमेंगी तो क्या होगा, जो चीज से इसको लटका हुआ है, जो चीज से ये कॉइल सस्पेंड की हुई, सपोज ये सस्पेंशन फाइबर या ये स्प्रिंग, ये ट्विस्ट होगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो इधर एक कॉइल है, ऐसा लटका है मैंने इसको, ये कॉइल जब घूमेंगी तो जो चीज से लटकाया हुआ है वो धागा ट्विस्ट होगा, तो वो जब कॉइल लूज हो जाएंगी तो अपने आप ऐसा 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 होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा, एक फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ घुमा रहा, दूसरा फाइबर का फोर्स उसको राइट की तरफ घुमा रहा, तो क्या होगा बोलो? यस, इसकी वजह से क्या होगा, दो टॉर्क अपने को यहाँ पर स्टडी करना है। कौन से दो टॉर्क? देखो एक मिनट रुको, बोलो दो टॉर्क कौन से रहेंगे? चलो शुरू से आपको बता दो। A current in a circuit or a voltage of a battery can be measured in terms of a torque exerted by magnetic field on a current carrying coil. Analog voltmeters and ammeters work on this principle. क्या प्रिंसिपल है? करंट इन ए सर्किट और वोल्टेज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डायग्राम में क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, कॉइल में बहुत सारे टर्न्स है, माउंटेड, सस्पेंडेड और पिवोटेड इन सच ए वे that it can freely rotate about a fixed axis in a radial uniform magnetic field. ये जो कॉइल है ये फ्रीली रोटेट हो सकती। ये जो डायग्राम दिख रही है सामने से देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो डायग्राम ऐसे देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कॉइल लटक रही है और ऐसा घूमेगा। वो आयरन कोर रहता है, एक फ्रेम रहती, उसके राउंड कॉइल लपेटी हुई रहती है रेड कलर की, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखे। तो ये फील्ड जनरेट हुआ बीच में, देखो ए सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर makes the field radial and strong. The coil rotates due to a torque acting on it. Right? Coil rotates due to a torque acting on it. This torque is given by previous equation. तो NIAB क्या फॉर्मूला देखे थे? तो इज NIB साइन थीटा था, लेकिन साइन थीटा 1 हो गया क्योंकि एंगल 90 था, साइन 91 हो गया, तो बच्चा सिर्फ तो इज इक्वल टू NIAB। ओके, अब इसमें n क्या रहता? n the number of turns of the coil, I current in the coil, then A area of the coil and B the strength of the magnetic field। ऐसे चार चीजें, तो इज NIAB। इतने टॉर्क से ये कॉइल रोटेट होंगी, राइट? अब however this torque is counterbalanced by a torque due to spring fitted. This counter torque balances the magnetic torque। क्या बताया मैंने? ये जब कॉइल रोटेट होंगी तो ऊपर जो चीज से इसको लटका हुआ है वो ट्विस्ट होगा, वो भी अपना टॉर्क एक्सर्ट करेगा, बराबर? वो टॉर्क क्या करेगा? दोनों टॉर्क जब बैलेंस होंगे तो वहां आके कॉइल रुक जाएंगी और वो करंट शो करेगा, कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा फाई। ये कॉइल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई वो सपोज करेंगे फाई। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ज्यादा ये कॉइल ट्विस्ट होगी, राइट? लार्जर द करंट लार्जर इज द डिफ्लेक्शन and the torque due to the spring. If the deflection is phi, अगर डिफ्लेक्शन फाई रहेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू k थीटा, where k is called टॉर्सनल कांस्टेंट। दो टाइप के टॉर्क बताया मैंने, एक तो टॉर्क काय की वजह से एक्ट हो रहा, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक टॉर्क, और दूसरा टॉर्क का नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क।
जो कई की वजह से आया थोड़ा स्प्रिंग ट्विस्ट होने की वजह से। तो दोनों को अपने को इक्वेट करना है। मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको मालूम है NIAB, और रिस्टोरिंग टॉर्क रहता है K इंटू फाई। फाई है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और K जो है K इज कॉल्ड K is torsional constant. K is called torsional constant of the spring. Torsional constant मतलब स्प्रिंग जितना ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा ये K बढ़ेगा। तो K is equal to phi NIAB। अब ये phi इधर ही रहने दो, K को इधर नीचे लो, Can you please repeat the AB sir, डिवाइडेड can बाय you K, इधर रह गया phi, इधर रह गया I। अब ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है दैट इज ए कांस्टेंट। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय के दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट। तो आंसर मिलेगा फाई इज इक्वल टू, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये कांस्टेंट है बाकी के, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई मतलब क्या, डिफ्लेक्शन is proportional to current. Phi directly proportional to I। गैल्वेनोमीटर में जितना करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर विल शो करंट, दैट नीडल विल शो करंट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक पॉइंट याद रखो, ये फॉर्मूला 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब एक दो छोटे छोटे डेफिनेशन देखेंगे। देखो एक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 11 में आपने देखे थे P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखना है म्यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट excuse me sir, देखो लिखा, यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 11, you have learned in standard 11 about the torque on an electric dipole exerted by electric field E। क्या देखे थे, टो इज P क्रॉस E, टॉर्क टो P, व्हाट इज P, इलेक्ट्रिक डायपोल, P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड। वही सेम एनालॉजी में अपने को देखने का है म्यू। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखो, टो इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, वेयर टो इज द टॉर्क एक्टिंग, राइट। यहाँ पर जैसा पी है वैसा यहाँ है म्यू। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का है बी। यहाँ ई है तो यहाँ बी है, टॉर्क सेम है, मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो ये रहेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। अब उसका फॉर्मूला रहता, देखो, म्यू इज NIA, म्यू इज NIA, ओके। अब अपने पास फॉर्मूला है कौन सा, तो क्या फॉर्मूला था, NIA, राइट, NIAB इंटू साइन थीटा। तो जिसमें से NIA है म्यू, तो ये NIA चलेगा तो आएगा म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा कब आता, जब म्यू क्रॉस बी रहेगा। अगर म्यू डॉट बी रहेगा तो कॉस आता, या म्यू साइन थीटा है, म्यू बी साइन थीटा आएगा म्यू क्रॉस बी। तो ये एक टर्म याद रखो जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू NIA। इस पे छोटा सा MCQ वगैरह आ सकता है। और एक छोटी सी डेफिनेशन अपने को देखने की है, सेम टाइप से जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी थी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिखे थे वो पहले देखो। You had learned about an electric dipole in chapter number 8, right? That is electrostatic. Electric potential energy is associated with
an electric dipole on account of its orientation in electric field. एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो ओरिएंट होता, घूमता, जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती। वैसा ही एक मैग्नेटिक डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, मैग्नेटिक डायपोल फ्रीली सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड possesses, उसमें क्या रहता, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या रहता, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन इन द फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक में क्या था, इट हैज बीन शोन दैट द पोटेंशियल एनर्जी U of an electric dipole P in an electric field is given by U is minus P dot E। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन में देखे थे, U is minus P dot E। सेम टाइप से जब मैं लिखूंगा तो P के जगह आएगा म्यू। यहाँ P क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसके जगह लेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और E के लिए आएगा B। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आएगा मैग्नेटिक फील्ड, U माइनस साइन में चलेगा, राइट। एनालॉगसली the magnetic potential energy of a magnetic dipole mu in a magnetic field is given by mu is minus mu dot B। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू बी कॉस थीटा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा काय के बीच का एंगल है, म्यू और बी, थीटा इज एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। वो हिसाब से दो केसेस देखेंगे, व्हेन थीटा, केस वन, व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा जीरो मतलब दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो यू क्या आएगा, माइनस म्यू बी कॉस जीरो, कॉस जीरो रहता 1, तो आंसर आएगा माइनस म्यू इंटू बी। मतलब ये आया potential energy. This is the minimum potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. That is when they are parallel to each other. जब वो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेंगी। देखो माइनस म्यू बी, माइनस साइन। अब मैक्सिमम कब रहेंगी, केस 2, इफ द एंगल इज 180। देखो एंगल 0 है तो एंगल 0 है तो पैरेलल, एंगल 90 रहेगा तो परपेंडिकुलर, और एंगल 180 रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, एंटी पैरेलल। इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। तो इफ थीटा इज 180 डिग्री, यू इज माइनस म्यू बी कॉस 180, कॉस 180 रहता -1, तो माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, दिस म्यू बी। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हेन दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखो, u इज माइनस म्यू बी कॉस थीटा। ये म्यू है, ये u है, दो अलग अलग रोमन लेटर्स याद रखो, म्यू एंड u। ठीक है, अब और एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक लॉ है जो 11 में भी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था, जिसका नाम है बायोट-सावर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट थे, बायोट और दूसरा सावर्ट, दोनों ने मिला के एक इम्पोर्टेंट लॉ फाइंड किए, उसको नाम दिए बायोट-सावर्ट लॉ। क्या लॉ है, देखो ध्यान से। देखो ये लेसन के शुरू में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था जिसका नाम था ओस्टेर एक्सपेरिमेंट। क्या था, दिस इज अ वायर, ओके, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इफ यू place a magnetic needle, if you place a magnetic needle near this wire, what will happen, this magnetic needle gets deflected, ये deflect हो जाता। मतलब क्या हुआ, what does it mean, a current carrying wire produces a magnetic field,
current carrying wire produces a magnetic field surrounding that wire. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये अपने को समझ गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितने वैल्यू का है, वो फाइंड किया ये साइंटिस्ट ने, बायर सावर्ट लॉ, इन्होंने मिलके फाइंड किया। कितना है वो अब देखते हैं। देखो, in section 10.1 10.2 we have seen that magnetic field is produced by current carrying wire. Can we calculate the magnetic field? कैलकुलेट कर सकते क्या? तो ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, देखेंगे वो कितना आ रहा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर डायग्राम देखो ध्यान से, एक वायर है, वायर ऑफ एनी शेप, सर लॉन्ग वायर, करंट I, सर सर वो नुसरत को ज्वाइन करो ना। कहाँ है नुसरत? जब आएंगे फिर एक सर बार, वो वेटिंग रूम में थे। हाँ उसको क्लिक करने बोलो, फिर ज्वाइन करता हूँ वेटिंग में। कहाँ है इसका तो दिख रहा भी नहीं, क्यों लेट आए हो नुसरत? करंट कैरिंग वायर ऑफ इन्फिनाइट लेन, बहुत लंबा वायर है जिसमें से करंट फ्लो रहा है। अब ये इसमें से जब करंट फ्लो रहा तो इसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, पूरा बोलो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये कितना रहेगा, ये अपने को फाइंड करना है। उसके लिए क्या किया है दो साइंटिस्ट ने, ये वायर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, इसका लेंथ है DL, DL इतने लेंथ का वायर का छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया। अब इसके आगे एक पॉइंट लिया P, अब ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो फाइंड किया उसने। वो देखते हैं, पहले उसको नाम दिया DB। अब DB फाइंड किया छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरे एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ DB लेंगे तो मिलेगा B। तो DB को बोलते हैं डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। See, this DB is called differential magnetic field. Okay? अब देखो कितना आता हो, डायग्राम में क्या है, करंट कैरिंग वायर ऑफ आर्बिट्ररी शेप, any shape carrying a current I, the current in the differential length element DL produces differential magnetic field DB at point P. P कहाँ रखा है, P is at distance R, P is at distance R from the element। ठीक है, तो ये DB कितना आता, तो देखो दिस वन, DB magnetic field produced due to small length DL carrying current I is mu0 upon 4 pi I DL sin theta upon R square। mu0 upon 4 pi I DL sin theta upon R square, ये फॉर्मूला डायरेक्टली बायर सावर्ट ने फाइंड करके अपने को दिया, जो डायरेक्टली अपने सिलेबस में। तो अब देखो इसमें figure shows an arbitrary shaped wire carrying current I. DL is the length along the wire. The current in that element in the direction of vector DL. Let us calculate DB at point P due to length element DL. ठीक है, तो net magnetic field at point P can be obtained by superposition of magnetic field DB at that point due to differential length element, okay, along the wire. This can be done by integrating. Integration is nothing but repeated summing up of magnetic field. ये DB का इंटीग्रेशन लेंगे तो you will get B, okay। अब एक्सपेरिमेंटली कैसा फाइंड किया बायर सावर्ट ने, एक्सपेरिमेंटली the magnetic field
dB produced by current I in the length element is dB is mu 0 upon 4 pi, dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square। अब इसमें क्या क्या देखो, सबसे पहले थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ dl एंड r। थीटा देखो ये dl का डायरेक्शन और ये dl का डायरेक्शन, ये r का डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। उसके बाद I क्या है, I is the current flowing through the wire। dl क्या है, ये पूरा बड़ा वायर है जिसका छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया हुआ है जिसका लेंथ है dl, राइट। उसके बाद r क्या है, स्मॉल r, सी डिस्टेंस बिटवीन dl एंड पॉइंट P। अब इसमें एक चीज दिख रही है आपको, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। म्यू 0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी कांस्टेंट। नया टर्म है आपके लिए, म्यू 0 that is called permeability constant and it is given by, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल में आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें म्यू 0 का वैल्यू डालना पड़ता, जो कि आपको बोर्ड के क्वेश्चन के पेपर में शुरू में गिवन में दिया हुआ रहता। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में शुरू में कुछ नोट्स दिए हुए रहते, कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए रहते। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देन यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड। वहां पर एक चीज लिखी रहती है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, उसमें जो जो कांस्टेंट लगने वाले उसका वैल्यू, जैसा म्यू 0 दिया हुआ रहेगा, म्यू 0 कितना दिया रहेगा, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। ये आपने डायरेक्टली प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत सारे कांस्टेंट दिए रहते हैं वहां पर, जैसा कि सी क्या रहता, सी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी रहता वेलोसिटी ऑफ लाइट। नुसरत शाह आगे क्या ज्वाइन करें, नुसरत शाह ने, बोलो यस नो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है, ले लो गए। देखो सी रहता वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितना रहता मालूम है क्या किसको, एक वैल्यू लिखता मैं, 3 इंटू 10 रेज़ टू समथिंग, बोलो 10 रेज़ टू समथिंग क्या, मीटर पर सेकंड। यस एनीबॉडी, 3 इंटू 10 रेज़ टू क्या रहता मालूम किसको, मिसबा, जहीर, नहीं मालूम, कैसा होना तुम्हारा आगे, 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। वेलोसिटी ऑफ लाइट दुनिया में सब तरफ कांस्टेंट है, एयर में या वैक्यूम में, वैक्यूम में से जो लाइट स्पीड में ट्रेवल होती है वो है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पेपर में कांस्टेंट दिया हुआ रहता, वही आपको मिलेगा म्यू 0 दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी कांस्टेंट इन दिस फार्मूला। ठीक है, उसका वैल्यू भी देखो 1.26 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, मतलब 4 पाई का वैल्यू जब लेंगे 3.142 और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.6 10 रेज़ टू माइनस 7। 12 को 1.2 करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 रेज़ टू माइनस 7 का हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 6, राइट। अब यहाँ पर देखो उसने फॉर्मूले में थोड़ा चेंज क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तो आर स्क्वायर का हो गया आर क्यूब, और एक आर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया, ये एक और एक उसका फॉर्म है। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर। आर क्या रहता, आर इज कॉल्ड डिस्टेंस, देखो डायग्राम में देखो, आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस, यहाँ क्या है डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस स्क्वायर न्यूमरेटर में है क्या डिनोमिनेटर में है,
आवाज आ रही है? आर स्क्वायर ऊपर है क्या नीचे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में। हाँ, न्यूमरेटर में नहीं गए, वो डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो भी चीज रहती है उसको बोलते हैं इनवर्स, नीचे हो, बराबर, मतलब ये बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो ये जो लॉ है उसका दूसरा नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, बायर-सावर्त लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो लिखा है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जैसा जैसा ये पॉइंट दूर जाएगा, ये पॉइंट जैसा जैसा दूर जाएगा वैसा वैसा बी कम होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आर है, न्यूमरेटर में बी। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ आपको दिखना, बी और डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। पॉइंट दूर जाएगा तो बी कम होगा, पॉइंट नजदीक आएगा तो बी बढ़ेगा। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। So this is Bayer-Savart law. Using this Bayer-Savart law, we can calculate the magnetic field produced by various distributions of current as discussed below. अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस बायर-सावर्त लॉ। ओके, जिसमें से अपने को एक इम्पोर्टेंट चीज देखने की, करंट इन ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग लेंथ का वायर लेने का, उसमें से करंट फ्लो हो रहा आई, उस पे एक पॉइंट है पी, उससे थोड़ा दूर, ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, ये फाइंड करना है अपने को यूजिंग बायर-सावर्त लॉ। बड़ा और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ये, इसलिए ये अगले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, और अगले लेक्चर में इसके बाद वाला भी अपने को पॉइंट्स देखने के हैं। और आपके दो सहेलियां जो भी होंगे, 11वीं के एडमिशन स्टॉप हो गए थे, 11वीं के एडमिशन पर स्टे आ गया था कोर्ट का, तो वो स्टे अब हट गया है, 11वीं का एडमिशन वापस से शुरू हो रहे हैं। तो वो एडमिशन जिसका लेना बाकी होगा वो 5 तारीख से नेशनल में आके एडमिशन लेने को बोला उनको, दोस्तों को, सहेलियों को, जो भी उनको, ठीक है। तो ये लेसन अब यहाँ तक हो गया, आपका समझ में आया? कुछ डिफिकल्टी होंगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लो, कुछ पूछना हुआ तो पूछ लो। अपना कॉलेज अभी शुरू नहीं हो रहा है, जनवरी में शुरू हो रहा है। Yes, anybody having any problem regarding this today's lecture or anything else? No, sir. कोई मसला नहीं ना? Excuse me, sir. Yes, बोलो बरीना। Yes, Sir, what is torsional constant? what is torsional constant? Yes, very good question. See, just I explained, when the coil gets twisted, it is suspended by some thread. That thread also gets twisted. देखो सेम एग्जांपल, ये एक बुक है, ये ऐसा मैंने धागे से लटका दिया, जब ये बुक ऐसे रोटेट होगी तो जो धागे से वो लटका हुआ है वो धागा भी क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो जब इसको मैं बुक को छोड़ दूंगा तो ट्विस्ट की वजह से धागा से वो बुक वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आएंगी। तो धागा जो ट्विस्ट हुआ उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ। तो वो जो धागा है, जो धागे की क्वालिटी है, उसका एक कांस्टेंट रहता है, कुछ ज्यादा ट्विस्ट होता, कुछ धागा कम ट्विस्ट होता, कुछ हार्ड रहता, कुछ सॉफ्ट रहता, तो वो धागे का एक कांस्टेंट आता, वो कांस्टेंट को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट के। ठीक है, समझ में आया? वो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अलग अलग मटेरियल का वो अलग अलग रहता है टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, लेक्चर भी खत्म हो रहा है, तो इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका। आज के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz.